नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ईवीएस की जब मैं वीडियो बनाऊँ या सीटेट से रिलेटेड जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसे क्वेश्चन को और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इससे पहले ईवीएस का पार्ट 1 मैंने बना रखा है, तो मैंने उसे PDF के माध्यम से बनाया था। फिर मैंने सोचा कि शायद PDF पे उतना ज़्यादा कॉन्शियस आप लोग नहीं हो पाओगे, जैसे लगे कि मैं आपके सामने बोल रही थी, इससे ज़्यादा इंटरेक्ट आप कर पाओगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं पार्ट 2 बनाऊं, क्योंकि ईवीएस में क्या होता है 30 मार्क जो होते हैं ना, उसके मेंस एनसीईआरटी बुक से होते हैं, एनसीईआरटी के बुक से होते हैं, ठीक है, जो 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 क्या होते हैं पेडागोजी से होते हैं, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी का मैंने पार्ट 1 बना रखा है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसे देख लेना, क्योंकि उसके बाद का ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 उसके बाद ही समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़ा क्या था, ठीक है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने सबको डिस्कस किया था कि ये ईवीएस को 6 थीमों में बांटा गया है। कभी कभी क्या होता है 6 थीम के बारे में नाम दे देगा, ठीक है, और 6 थीम जो है उसमें सिस्टमेटिकली पहले क्या है परिवार एवं मित्र है, दूसरा क्या है भोजन है, तीसरा आवास है, और चौथा क्या है पानी है, और पांचवा क्या है यात्रा है, और छठा हमारा क्या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे सीखते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी कभी उसमें एक सीक्वेंस बना देता है कि बच्चों का जो ईवीएस होता है क्लास 3rd से स्टार्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में गणित और भाषा यानी मैथ और लैंग्वेज होती है, और सेकंड क्लास में मैथ और लैंग्वेज होती है, और थर्ड क्लास में ईवीएस होती है। यानी इन्वायरमेंटल स्टडी में आप सोशल साइंस पे आपको मिलेगा, साइंस भी मिलेगा, और सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें डिस्कस किए जाते हैं, जिससे बच्चों को लगे कि हमारे ये आसपास का क्षेत्र है, हमारे परिवेश का है, और बच्चे उसे अच्छी तरीके से और आसानी से एक्सेप्ट कर ले। क्लास 3rd है, 4th एंड 5th में क्या होता है ईवीएस होती है, इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसमें आप इन्वायरमेंटल से आप साइंस भी ले सकते हो और स्टडी में आप सोशल साइंस को इंक्लूड कर सकते हो। क्लास 5 के बाद से क्या होता है क्लास 6 में आपको वहाँ पे जो होती है बच्चे की साइंस सोशल साइंस अलग अलग बुक हो जाती है, फिर उसमें ऐड हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन साइंस सेक्शन, और सोशल साइंस में हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी, और आगे चल के इकोनॉमिक्स वो बढ़ता जाता है। तो हम लोगों को पहले करें सीटेट की तैयारी। अगर पेपर 1 है तो हम पहले ईवीएस को फोकस करेंगे। पेपर 2 में ईवीएस नहीं होता है, क्योंकि पेपर 2 में एनसीईआरटी से क्लास 6 से ही पूछा जाता है। क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, ये तीनों चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पेपर 2 के लिए। तो अभी हम लोग ईवीएस करें यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और ईवीएस पेडागोजी की क्विज भी मैं कराऊंगी कुछ दिन के बाद। पहले ईवीएस पेडागोजी में पढ़ा देती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूक करना, हम बच्चों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। मतलब बच्चे जिस परिवेश से आते हैं, हम टीचर हैं तो हम लोग को पता होगा कि छोटे बच्चे किस परिवेश से आ रहे हैं, और इवन जिस परिवेश से आ रहे हैं, तो अगर हमारी जॉब गांव में है लगती है या कहीं लगती है, उससे पहले तो अब अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं किया तो उसे क्वालिफाई करें, देन इवन जॉब तो लग ही जानी है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा तो आप अच्छे से देख पाओगे, आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और मैं बताती हूँ चलते थोड़ा कल के जो प्रीवियस टॉपिक है हमारा ईवीएस का जो पेडागोजी हमने डिस्कस किया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी, रिकॉल करूँगी, क्योंकि पूरी वीडियो को बताने लगूँ तो पार्ट 2 वीडियो कब बनेगी, फिर ये पार्ट 1 जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एनसीएफ के बारे में देखा था। एनसीएफ था मोड मोटो था मेरा हमारा उसमें, जिसमें एनसीएफ कहता है कि आप किसी बच्चे को जिज्ञासु बनाएं, आप उसको करने के लिए प्रेरित करें, उसकी क्षमता को निखारें, ये चीज़ें। इनसे एक और चीज़ को फॉलो करता है कि डूइंग विथ लर्निंग। अगर हम छोटे बच्चे को मान लीजिए अगर कुछ खिलौना बनाने के लिए दे रहा है, क्ले तो अब आ गई है, गांव में छोटी छोटी मिट्टी को गीला करके अब बोलते थे क्रिएटिविटी, देखना चाहते हैं कि बच्चे क्या बनाना चाहते हैं, और वो छोटे छोटे देखेंगे दिया बनाना, एक गोला सा बना देना, ये आलू है, मतलब इस तरह से बहुत सारी चीज़ को आपने भी देखा होगा अपनी स्कूलिंग लाइफ में, या कहीं घूमने का मौका मिला होगा कभी गवर्नमेंट स्कूल में तो वहाँ जाकर देखे होंगे। बच्चे का मिट्टी का बच्चे खिलौना बनाकर कुछ बनाते थे, क्रिएटिविटी करते थे। वही चीज़ आज कन्वर्ट होकर एनसीएफ कहता है कि डूइंग विथ लर्निंग, बच्चों को करने दें। अगर आप बच्चों को करने देंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, और जो डूइंग विथ लर्निंग होता है ना, उसमें क्या होता है छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं, और जब करते हैं तो उनका एक अपना अनुभव होता है, कहते हैं ना ऑन एक्सपीरियंस। ये चीज़ कभी किसी से नहीं मिल सकता, ना टीचर, ना पेरेंट्स, ना मतलब किसी इन्वायरमेंट से। जब बच्चा खुद से नहीं करेगा और जब बच्चे खुद से करते हैं तो ये इनका ऑन एक्सपीरियंस होता है। इसके लिए उन्हें खुद से करना पड़ेगा, या गलत करे या सही करे, लेकिन करना तो पड़ेगा उनको।
जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं ना तो पहले सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, ये नहीं सोचना। अब पहले करो तो सही, क्या होगा वो तो होना ही है, अच्छा होगा या बुरा होगा। बुरा भी होगा तो आप कुछ सीखोगे, अच्छा भी होगा तो कुछ सीखोगे। इसलिए सरप्लस सब में है, नॉलेज तो कुछ ना कुछ आना ही आना है। अगर आप नॉलेज के लिए सीखते हो तो आप इसे जरूर करो। उसमें दूसरा पॉइंट था कि हमारा पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूक करना, और उसके बाद था कि बच्चे को इस योग्य बनाना कि न्याय, मानव की गरिमा, अपने अधिकारों के संबंध में इस तरीके से वो कॉन्शियस हो पाए, और कहीं कुछ लगे कि ये गलत हो रहा है तो उसके प्रति वो एक्टिव हो, एक्शन ले पाए। उनको समझ होनी चाहिए कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, ये चीज़ था। और मैं फिर बताती हूँ, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ये मैंने बता दिया कि 6 थीम में बांटा गया है। और उसके बाद क्या था, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र पढ़ा था हम लोगों ने। तो अभी तो मैंने डिस्कस किया कि क्लास 3rd, 4th एंड 5th में पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र होता है, वहीं पे इसकी स्टडी होती है। अब था हमारा क्या पॉइंट था, स्कोप ऑफ ईवीएस। क्या था, स्कोप ऑफ ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र। अब जब हम पर्यावरण पढ़ाने जा रहे हैं, इवन अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, अगर कभी आप प्राइवेट स्कूल में टीचर हो या कहीं भी हो, तो आपको ईवीएस पढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा। तो आप वहाँ पे सोचना कि ये बच्चे हैं, अगर बच्चे ऐसा सोच रहे हैं तो इवन आप वो ट्राई करना कि हाँ क्यों ऐसा सोच रहे हैं। अगर ये जान पाओगे तो आपके पास क्यों का, बच्चे की क्यों का आंसर होगा, यानी आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसा नहीं सोचना कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम टीचर्स हैं, हम ऐसे कर सकते, हम वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मतलब मैं ही और बच्चे हैं छोटे सामने, उन्हें मौका दो, उन्हें अवसर दो किसी चीज़ को करने का। आप हम इसमें जैसे किसी एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप देख लेते हैं कि किस लोकेलिटी से बच्चा आ रहा है, किस जानवर को। अब शहर के बच्चा को हम लोग बोलेंगे कि तुम बगुला देखे हो, तो थोड़ा वो उनमें लगे कि आश्चर्य की बात है क्या है। हाँ, आप डॉग बोलोगे तो वो देख लेगा, कैट बोलोगे तो देख लेगा, इवन रैट भी देख लेगा। अगर कुछ ऐसे जानवर को बोलोगे, जैसे आपने बोला फॉक्स देखे हो, लोमड़ी, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आप गांव में पढ़ा रहे हो तो आप लोमड़ी बोलोगे तो वहाँ पे लोग देखे होते। अक्सर अभी भी गांव में आ जाती है लोमड़ियाँ, मतलब छोटे छोटे जंगल में मिलते रहते हैं। वो चीज़ हो गया। जब हम प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे प्राकृतिक संपदा में क्या किया जाता है, संपदा को संरक्षण देना, सुरक्षा प्रदान करना, उससे जो समस्याएं होती है उसको बचाना, जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, और जैसे बिजली हो गया, और परिवहन वगैरह शामिल है। तो हम अगर इसको पढ़ाने जा रहे हैं, ये सब चीज़ यात्रा में आ जाएगी। याद रखेंगे, ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है एनसीईआरटी का जो आपको लगे कि ये 6 थीम से अलग है। 6 थीम में ही होगा, लेकिन कुछ अलग अलग चीज़ें को भी उसमें इंक्लूड करके जोड़ दिया जाता है। और सीटेट को हमेशा क्वालिफाइंग टीचर चाहिए, क्वालिफाइंग नहीं, वेल क्वालिफाइंग टीचर चाहिए। इसलिए हम टीचर्स बनने जा रहे हैं और टीचर की एग्जाम को क्रैक करना है, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। और थोड़ा सा करेंगे तो हमारा स्कोर 100+ ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देखते हैं हम कैसे पढ़ाएंगे। तो अगर हम जल के बारे में पढ़ा रहे हैं, जल से हर कोई रूबरू है, पहले उसकी यूटिलाइज के बारे में पढ़ाएंगे, और बच्चों को बोले खुद पे बताओ कि आपने कहाँ कहाँ जल को यूज किया और कैसे आप इसे बचा सकते हो, कैसे सेव कर सकते हो, कैसे दूसरे को बर्बाद करने से रोक सकते हो। इस तरीके से बच्चे उसको खुद से जोड़ेंगे। और जब बच्चे किसी चीज़ से खुद को जोड़ते हैं ना, तो वहाँ पे वो ज़्यादा सीख पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमारे लिए ईजी है, क्योंकि हम तो रोज़ ये चीज़ करते हैं। एंड जब इवन डेली लाइफ में जो घटना घटती है, उससे बच्चे ज़्यादा प्रेरित होते हैं, क्योंकि वो खुद करते हैं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जब पढ़ते हैं मौसम के बारे में पढ़ाएंगे अगर बच्चों को, जैसे उसमें टेम्परेचर हो गया, पवन दाब है, वर्षा दाब है, ओलावृष्टि है, हिमपात है, और जैसे पाला पड़ना, बहुत ठंडे होने का, जैविक घटकों को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन जो होते हैं सो है। और उसके बाद लगभग समस्या जो प्रकट हो रही है उसे समझाने तथा निवारण करना। मौसम के विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण में ही पढ़ते हैं, तो उससे भी हम बच्चों को बता सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, वेदर जैसे चेंज हुआ, अभी तो कोरोना के कारण वेदर का कोई चांस ही नहीं रहा कि हाँ एक वेदर कितने दिन तक टिक पाएगा, तो आप वो बोल सकते हो, वहाँ पे उसका एग्जाम्पल देंगे। जैसे गर्मी का दिन है, हम उसका एग्जाम्पल देंगे। अब हम हर एक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं कि हाँ एक चैप्टर एक दिन में ख़त्म करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एनसीएफ कहता है कि आप बच्चों को, कहते हैं ना, एक डोज ना माने, कहते हैं ना, किताबी ज्ञान का ग्राहक मानना छोड़ दे। उनका कहने का लॉजिक ये होता है कि अगर हमने एक चैप्टर को सोचा है तो आज हम, ये 29 मई है तो आज हम 29 मई को सारा एक चैप्टर खत्म ही कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा है। हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट को पढ़ाएंगे जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। इवन हम सारा बुक खत्म करेंगे, बच्चा हो सकता है थोड़ा भी ना समझे, लेकिन हम टीचर से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देना है। और हमारे सिलेबस को तो हम ख़त्म कर ही लेंगे, बच्चे खेल खेल में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ है। तो अब पर्यावरण क्षेत्र में काफ़ी व्यापक हो चुका है। पर्यावरण में लगभग बहुत सारे नियमों को ला दिया गया है। उसमें पहला नियम क्या है कि पर्यावरण के बारे में सीखना।
जब आप ईवीएस को जानेंगे, पर्यावरण के बारे में सीखेंगे, व्हाट इज इन्वायरमेंट, पर्यावरण है क्या, ये चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, उसके लिए आप पर्यावरण के बारे में सीखा कि क्या है ये, और पर्यावरण के लिए सीखना। देखिए आप जब ये सीडीपी बनाएंगे ना तो आपको वहाँ पे दिखाएगा अधिगम के लिए सीखना, अधिगम के बारे में सीखना और अधिगम से सीखना। 3 चीज़। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा अधिगम पे ही होगा, लर्निंग फॉर असेसमेंट, ठीक है। तो वहाँ से देखेंगे हम कैसे पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पर्यावरण में भी ये तीनों चीज़ अप्लाई होता है, क्योंकि ये क्या है, पेडागोजी है। पेडागोजी आप देखेंगे इवन हर एक पेपर का, मतलब मैथ हो, साइंस हो, मतलब सोशल साइंस, इवन हर एक पेपर का लगेगा सेम है। एक जोक्स बीच में आया था कि होली का जो कलर लगता है ना, रंग, जो एक फेस, मतलब 4 आदमी के फेस पर चारों कलर लगा दो, सब एक जैसे लगते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि मैम ये जो क्या कहते हैं ना, सीटेट का जो एग्जाम्पल है ना, सब एक जैसे लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, क्योंकि वो कलर मिक्स हो जाता है और एक अलग कलर बनाता है। उसी में से हमें जो कलर हमारा फेवरेट है उसे उठाना है, क्योंकि हमारे हर एक कलर हमारा फेवरेट नहीं हो सकता है। उसी तरीके से हमारा सीटेट का ऑप्शन होता है। उसमें क्या होता है, नहीं चारों ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन हाँ वहीं पे थोड़ा सा माइंड को कॉन्शियस करना होता है और क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को पढ़ा और फर्स्ट ऑप्शन दिखा तो हमने करेक्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है नहीं कि हमारी मार्क्स वहाँ पे कटने की ज़्यादा चांसेस होती है। इवन देखेंगे बच्चों को कि इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, लगा कि ये फर्स्ट आंसर ही हमारा आंसर है, और वो क्वेश्चन के साथ साथ OMR शीट पे टिक कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करेंगे, और यहाँ से आप मार्क्स कटने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसलिए आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, पेशेंस रखेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। मैंने हर बार बताया है कि निगेटिव, अगर आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है निगेटिव, तो पहले आप वहाँ से पॉजिटिव आंसर को हटाएंगे, और इवन जब पॉजिटिव पूछ रहा है तो निगेटिव आंसर होगा उसको हटाएंगे। जैसे ही कट करेंगे तो हमें चूज करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ेंगे हम लोग, उसको कट करेंगे, सेकंड को पढ़ेंगे, सेकंड भी थोड़ा सा लगे डाउट किया ये हो सकता है तो वहाँ पे रुकेंगे, और फिर थर्ड को पढ़ेंगे, लगे ये नहीं है तो फिर उसको कट करेंगे वहाँ से, फिर फोर्थ को पढ़ेंगे, फोर्थ लगे कि हाँ रुकने लायक है, फिर अब मेरे पास तो कंपेयर करने के लिए 2 ऑप्शन हो गया, और उस 2 ऑप्शन से जो बेस्ट होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इतना काम हम एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स नहीं, 40 सेकेंड या 50 सेकेंड में कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पे भी अगर 1 मिनट देते हैं, इस तरीके से मेरा टाइम कंज्यूम करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ था। तो हमने पढ़ा 3 चीज़ जाना, उसमें क्या, पर्यावरण के लिए सीखना, पर्यावरण से सीखना, और पर्यावरण क्या है के बारे में सीखना। 3 चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते थोड़ा सा सकारात्मक पहलू को देखते हैं। क्या है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझना ही नहीं, बल्कि देखिए यहाँ पे एक लाइन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और मैं लेसन प्लान हमेशा करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं वर्क करती हूँ, फिर आप लोग के लिए लेकर आती हूँ कि जो कि अभी जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टेड हो, इंपॉर्टेंट हो, मैं उसी की कोशिश करती हूँ कि आप लोग तक लेकर आओ, जिससे आप लोग भी अच्छे से 100+ कम से कम स्कोर करना है। ये मेरा ऑल द बेस्ट ऐसे भी है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मैं बेस्ट मटेरियल दूँ, और बस आप अच्छे से स्टडी करो। तो यहाँ पे एक चीज़ आया, हमारा पॉइंट है, कुछ मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करना। अगर थोड़ा भी कोई डाउट लगे किसी पॉइंट पे, तो आप उस पॉइंट का नाम लिख करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझना ही नहीं, बल्कि देखिए, बल्कि एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारी चीज़ों को आगे छुपा देता है और पीछे भी छुपा देता है, ठीक है। बल्कि सकारात्मक अभिवृत्ति, मूल्यों एवं प्रावधानों में समझ करना, कि जैसे धरती पर ही जीवन की रक्षा है, प्यार करना आपस में, अपने और दूसरों की देखभाल करना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, संरक्षण, और क्या कहते हैं, सामूहिक अधिगम, ये भी बहुत जरूरी है। संरक्षण करना, अधिगम की प्रशंसा करना कि उसने कैसे सीखा, उसे आना चाहिए एक दूसरे को मोटिवेट करने, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश हो, आसपास के परिवेश हो, अपने हमउम्र हो, किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, ओपन अपनेपन का भाव होना चाहिए। जैसे ये पेड़ को हमने लगाया, या फिर ये पेड़ हमारे स्कूल का है, तो वहाँ पे उसके पास अपनेपन का भाव होगा, तो उस तरीके से उसकी वो देख रेख कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सामाजिक दायित्व। छोटे बच्चे हैं उसी परिवेश से आ रहे हैं, बड़े भी उनको उसी समाज में होना है, तो उनको एक सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनको आनी चाहिए निर्वाह करने। जैसे कि हमारे स्कूल आना है, हमारे ड्रेसेस साफ होने चाहिए, हमें कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, चाहे स्कूल के वो चपरासी हो या सुपरमैन हो, जो भी हो उनके साथ। तो ये चीज़ हम लोग सिखाएंगे, क्योंकि हम टीचर्स हैं, ठीक है। ये सभी हमारे ईवीएस में ही आ जाता है। अगर आप बोले हो कि ये तो मैम ईवीएस का टॉपिक नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चन कब क्या पेडागोजी पूछ देगा ये नहीं पता है। सीटेट में जो टीम बैठा है वो सोचता है कि हमारे जो टीचर्स आ रहे हैं, डीएलएड हो, बीटीसी हो, बीएड हो, एमएड हो, वो सब क्वालिफाइंग है, बस उनका एक लेवल चेक करना है,
कि वो बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। अभी तक तो उन्होंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया, स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, बीएड किया, एमएड किया, डीएलएड किया, जो भी किया, लेकिन अब उन छोटे बच्चों को फिर अपने लाइफ को पुनः याद करना और उसको हैंडल करना कितना ईजी है उनके लिए, ये अंडरस्टैंडिंग सीटेट खोजता है हर एक स्टूडेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ था। उसके बाद मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ इसमें क्या, पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तथा अनुकूलन क्रियाओं की शुरुआत करना। जी हाँ, अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारे स्कूल में, इस छोटा सा एग्जांपल देंगे स्कूल के कैंपस का। अगर आप किसी स्कूल में हो तो पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो नहीं तो आप सोचो कि जब आप क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सोचना कि आप एक टीचर हो और बच्चे को पॉजिटिव वे में कैसे समझाना। तो उसमें क्या करेंगे हम, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहलू विकास को अनुकूलन क्रिया के साथ अनुकूल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, संरक्षण की नीति को बढ़ावा देना। अब हम बच्चों को बढ़ाएंगे कि आप एक पेड़ को पोषण करो। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एक बच्चों की गिनती सिखा रहे हो तो आप उसमें कैसे सिखाओगे, और आप ईवीएस पढ़ा रहे हो, बहुत सारे पेड़ों की गणना करना, बहुत सारे पेड़ को संरक्षण करना, बहुत सारे पेड़ को अपनाना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको सेट में, आई थिंक आपको प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिली होगी, मुझे लग रहा है जहाँ तक। उसके बाद क्या है, संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए भले स्वभाव और आदतों को अपनाना होगा। जी हाँ, जब हम उन्हें बताएंगे आप पेड़ को संरक्षण कैसे करोगे, तो ऐसे उनका ऑटोमेटिक उनका नेचर क्या हो जाएगा, एक अपनेपन जैसा हो जाएगा कि नहीं इसी पेड़ को हमें बचाना है, ये हमारा पेड़ है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, इससे हमें क्या क्या फायदे हैं। तो हम वहाँ पे उस पेड़ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बता सकते हैं। अब देखते हैं एक और चीज़, देखते हैं क्या है, पर्यावरण अपने आप में कोई विषय नहीं है। जी हाँ, अभी हम लोगों ने उस समय से डिस्कस किया, तो हमने सोशल साइंस को भी देखा, इसमें साइंस को भी देखा, सामाजिक शास्त्र को भी देखा, तो इसलिए कहते हैं पर्यावरण अपने आप में कोई विषय नहीं है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सो देखिए। आप अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर कोशिश करें कि इसे नोट कर ले। देखिए इसके अंतर्गत विभिन्न विषय जैसे सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन जैसे साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जैसी अवधारणा का उपयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इस प्रकार की भूमिका तैयार की जाती है, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं और उनका सर्वांगीण विकास करना हमारा मूल कर्तव्य है। हम टीचर्स हैं, तो अभी तो हमने बताया कि हम टीचर्स हैं और हमारा क्या मोटो है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। अब थोड़ा सा देखते क्या सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, यानी पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है। इसके कुछ मैंने पॉइंट कलेक्ट किए हैं, इवन 10 पॉइंट है, 10 या 12 पॉइंट है, मैं उसे डिस्कस करती हूँ, फिर मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगी। सबसे पहला पॉइंट मैंने कलेक्ट किया है कि संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है। संपूर्ण शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो ये हम टीचर जानते हैं। सबसे पहले आप एजुकेशन का एक डिफिनीशन लेंगे। एजुकेशन मीन्स क्या होता है, चेंज योर बिहेवियर। जी हाँ दोस्तों, जब हम एजुकेटेड होते हैं और जब हमें किसी चीज़ की शिक्षा प्राप्त होती है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि एजुकेशन मीन्स चेंज योर बिहेवियर। और ये क्यों, क्योंकि जब हम एजुकेटेड होते हैं, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। जब आप पेन को खोलते हो और पेन का कवर कहीं रख देते हो, ठीक है, और फिर लिखते हो, इवन वो कवर खो जाता है, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम से आपको पता चलता है कि मेरा कवर खो गया तो मेरा पेन ये बर्बाद हो गया, क्योंकि जब तक हम इसको कवर करके नहीं रखेंगे, इवन पॉकेट, बैग्स कहीं भी इसको संभाल कर नहीं रख सकते। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम से खोलते हो तो पेन को पीछे उसके कवर को लगा देते हो, जैसे मैंने यहाँ देखिए मार्कर के कवर को लगा रखा है। तो ये चीज़ क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि हमने कैसे इसे किया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानना। अब बच्चों को संपूर्ण शिक्षा का हमारा क्या उद्देश्य है, बच्चों को मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षमताओं का विकास करना, और यह सिर्फ कक्षा में रट्टा मारकर नहीं करना है, क्योंकि एनसीएफ रटने की प्रवृत्ति को नकारता है। ठीक है, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों में जो ये गुण आती है, मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, ये सब क्षमता कैसे विकास होती है, तो पर्यावरण के बीच रहकर, पर्यावरण से अंतःक्रिया करके। अब सेकेंड पॉइंट को देखते हमारा क्या है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु में से एक है जो बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वह रहते हैं परिचित कराया जाए। पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियों तथा और अनुभवों और उसके अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रतिदेश की छानबीन करने तथा उससे जुड़ने में सहायता करने के लिए ये किया जाए। ठीक है, पॉइंट 3 को देखते हैं क्या, हम अपने अस्तित्व में जीवन की निरंतरता के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। हम बच्चों को बताएंगे अगर हमारे पास पेड़ नहीं हो, छोटा सा एग्जाम, पेड़ पौधे उनके आसपास की वस्तु को दें, क्या हम सांस लेने में हमें परेशानी होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली बच्चों को लगेगा कि हाँ जहाँ पेड़ नहीं होती वहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है और हम सांस लेने में हमें परेशानियाँ होती है। ठीक है, तो इसलिए हम पर्यावरण पर क्या है, निर्भर है। उसके बाद क्या है, इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण ऐसे करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है
और तथा इस महत्व के बारे में क्या है, पर्यावरण इसमें सहायता करती है। ठीक है, कि हम कैसे कर सकते हैं संरक्षण। अब पॉइंट 4 को देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन को बच्चों को पर्यावरण में होने वाली अनेक घटनाओं एवं क्रियाओं के बारे में अपनी समाज का विकास करने में सहायता करता है और इसके द्वारा सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। अभी हमने बोला ना स्टार्टिंग में कि एक मैंने पेड़ का एग्जाम्पल दिया कि वो पेड़ लगाया, अब उसको बार बार पोषण करेगा, पानी डालेगा, फिर देखिएगा मिट्टी सूख गया, फिर थोड़ा मिट्टी डालेगा, क्या करेगा, उसको एक अपनापन आता है, वो कैसे संरक्षण कर रहा है और इसके बाद वो पेड़ की रक्षा करना सीख जाता है। ठीक है, अब पॉइंट 6 देखते हैं हमारा क्या। पर्यावरण का मुख्य लक्ष्य क्या है कि बच्चों को इस योग्य बनाना ताकि पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने समझने संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो। ठीक है, ये था एक पॉइंट 6। अब पॉइंट 7 देखते हैं क्या है। यह बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब पॉइंट 8 देखते हैं क्या हमारा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है क्योंकि यह करके सीखने पे बल देता है। एनसीईआरटी भी कहता है डूइंग विथ लर्निंग। अभी एक चीज़ देखना कि हम लोग काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और जब कुछ करना होता है सोचते कैसे करें। इवन एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल ले लो कि ये चीज़ मुझे नहीं आता हो, सीडीपी को ले लो। क्वेश्चन बनाने से पहले पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ दिया, कैसे सॉल्व होगा, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि सीडीपी क्या होता है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, किसी सिलेबस में नहीं है। बस इवन जो इनका साइकोलॉजी होगा वो पढ़े होंगे 10th हो 12th हो। 10th में तो साइकोलॉजी नहीं होता, 12th में पढ़े होंगे या फिर ऑनर्स में पढ़े होंगे। लेकिन इवन जो जनरल बच्चे जितने होते हैं, डीएलएड वाले हो गए, बीएड वाले, जिनका पेपर नहीं है, तो वहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ा टफ है। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सोचते लगते हैं ये सारी घटना तो हमारे जीवन में घटित ही हुई है। सिंपल सी बात है, जब बच्चों को कैसे हम मोटिवेट करते हैं, बच्चों के माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारे चीज़ तो हमारे पेरेंट्स हम पे अप्लाई किए हुए, फिर उस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। लगता है ये क्वेश्चन तो हमारे बीच का है, हमारा क्वेश्चन है, ये चीज़ हो जाता है। तो बच्चे जब करके सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं। पॉइंट देखते हैं हम क्या है, पॉइंट नंबर 9 देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के हाथों से काम करने के महत्व और विरासत से प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पे बल देता है। जी हाँ, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, बेस्ट चीज़ें से बहुत सारी चीज़ हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं और बनाते भी हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है। पर्यावरण अध्ययन यानी एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की चिंताओं में से एक को कम करने की मदद करता है कि पाठ्यक्रम को बोझ को घटाता है। 3 बुक जहाँ होनी थी, साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडी, वहाँ पे एक बुक आता है इन्वायरमेंटल स्टडी और उसे वो फुलफिल करता है। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं क्या है हमारा। पर्यावरण अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते हैं एवं सीखते हैं और उसके अनुभवों को विश्लेषण करते हैं। जी हाँ, अगर आप उसे एक नहर के पास लेकर जाओ, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। नहर का पानी इधर बह रहा है, चारों तरफ घास लगा हुआ है और एक छोटा सा आपस में पहाड़ दिखा, ठीक है, आप वहाँ लेकर के जाइए। अब बच्चों से पूछोगे कि तुमने वहाँ क्या देखा, जिस बच्चों ने ये देखा होगा वो आपको बताएगा। और वहाँ पे उसके बाद आप देखोगे कि पूछोगे नहर के चारों तरफ क्या था, तो बोलेगा हरा भरा घास था। अगर आप बुक पढ़ाओगे तो शायद सिर्फ नहर को समझ पाए, लेकिन नहर के बाहरी परिवेश को उनके लिए देखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहता है एनसीएफ कि आप बच्चों को अध्ययन में गहनता से सोचने, ऑब्जर्व करने, इस पर जोर दिया जाता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12 12 क्या। इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशल का विकास करने में सहायता करता है और यह उन्हें बल देता है कि किसी के साथ घुलने मिलने कि कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं, जैसे कि दल के साथ काम करना, उनकी बात सुनना और उनसे बात करना, उनसे सीखना। ग्रुपिंग, सामूहिक अधिगम इसी को कहते हैं। जब बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एक पेन लो, कॉपी लो और अपनी जरूरत की चीज़ों को इसमें लिखो। बच्चे को सोचने पे मजबूर करते हैं, वहाँ पे उसका विकास होता है, सोचने का कौशल जो कहते हैं ना, मानसिक चिंतन, उनका विकास होता है। अब सोचते हैं कि हमें क्या क्या यूटिलाइज हो सकती है, क्या क्या यूटिलाइज नहीं हो सकती है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 13 क्या है। इसी के साथ बच्चों में दूसरे के दृष्टिकोण एवं विश्वासों के प्रति भावनाओं को बढ़ाना, ठीक है, उसका विकास करना, विचारे, अनुभवों और लोगों, भोजन तथा भाषा, पर्यावरण तथा सबसे अधिक सामाजिक संस्कृति, रिवाजों एवं अवस्थाओं का कदर करना सिखाते हैं हम बच्चों को। हम एक परिवेश से दूसरे परिवेश पे जाते हैं, फिर वहाँ देखते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ से मिलते हैं सबसे, और फिर हमें पता हो पाता है कि हाँ कैसे कैसे बच्चों में विकास हो रहा है। पॉइंट 14 देखते क्या है। अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश में अच्छे, ठीक है, नागरिक बनने में सहायता करता है। यह क्योंकि उन्हें बचपन से पता है कि सामाजिक परिवेश क्या होता है, हमारा स्कूलिंग जीवन क्या होता है, हमें इन्वायरमेंटल के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये चीज़ उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। अब देखते हैं पॉइंट 15 क्या है, लास्ट है, ठीक है, इस सेशन का।
अधिगम इर्द गिर्द के पर्यावरण, प्राकृतिक वस्तु एवं लोगों के साथ क्रियाओं एवं भाषाओं के द्वारा संपर्क बनाने से होता है। खोजना तथा खुद काम करना, प्रश्न करना और सुनना तथा सक्रिय करना मुख्य क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से अधिगम होता है। पर्यावरण इसमें क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो ये था कुछ आज के मेरा क्या क्वेश्चन, ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस और क्या था मेरा स्कोप ऑफ ईवीएस। मैंने 2 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या होगा, क्वेश्चन एकीकृत पर्यावरण अध्ययन यानी इंटीग्रेटेड ईवीएस। नेक्स्ट वीडियो का ही मेरा टॉपिक है जो मैं आप ही आज लोगों को बता दी हूँ कि आज ही ये टॉपिक हमने कल या मैं परसों बनाऊंगी। कल मेरी सीडीपी की सेशन होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो पीडीएफ डाल रखी टेलीग्राम ग्रुप पे 45 पेज का इवेंट है, हाँ आप उसे वो देख लो, उसमें सारे ईवीएस कलेक्ट है। इवन पेडागोजी भी कुछ होगी, लेकिन पेडागोजी क्या है, फिर से पढ़ने की चीज़ होती है, वो आप पीडीएफ देखकर नोट नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देखते हुए हमारी बातों को जो सुन रहे हैं उसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हाँ और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये लॉकडाउन चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बिहार की कंडीशन तो बहुत खराब है सीटेट के मामले में। इवन 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं, इवन ओनली 24,000 का ही रिजल्ट आ पाता है लेटेस्ट में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बिहार की स्थिति सुधरे, इसलिए मैं सीटेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। शेयर करना, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा और इवन ये चैनल ग्रो करेगा तो मुझे लाइव आने का मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।